हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार सोनी जवाहर नवोदय विद्यालय जैसलमेर का एक अध्यापक आपके समक्ष पुनः कक्षा 6ठी का द्वितीय अध्याय आपके सामने लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, जिसके अंतर्गत हमने यह जाना था कि कक्षा 6ठी के इतिहास के पहले अध्याय में हमने ये जाना कि इतिहास किस तरह से बना, कैसे बना, क्या क्या घटनाएं हुई और उन घटनाओं को किस रूप में जाना जाता है। अब इस द्वितीय अध्याय में हम यह जानने का प्रयास करेंगे, हम इन बातों को सीखेंगे कि किस तरह से, जैसा कि पूर्व अध्याय में हमने पढ़ा कि उस समय मानव सभ्यता एक आदिवासी रूप में निवास करती थी, एक शिकार संग्राहक व्यक्ति थे, एक आखेटक रूप में अपनी जिंदगी जीते थे। इस अध्याय में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि एक इंसान, एक मानव किस तरह से एक आखेटक खाद्य संग्राहक से एक स्थायी रूप में निवास करने लगा। इस बात को, इस घटनाओं को, इन घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस अध्याय का नाम है आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। अर्थात जैसा कि हमने पहले अध्याय में जाना था कि मानव एक आखेटक यानी जानवरों का शिकार करने वाला, खाद्य यानी खाए जाने वाले पदार्थों को संग्रह करने वाला था। लेकिन अब इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि मानव किस तरह से आखेटक खाद्य संग्राहक से अब परिवर्तित होता है और भोजन उत्पादक रूप में बन जाता है। कैसे वो जंगलों से प्राप्त उत्पादों से हटकर के अब स्वयं फसल उगाना शुरू करता है, उन फसलों को संग्रहित करता है और एक स्थायी निवासी की ओर चलना शुरू हो जाता है। यह सब घटनाएं हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी पुनः आपको बताता हूं। एक लड़का जिसका नाम तुषार है, यह एक दिन अपने मामा के साथ उनके शहर जा रहा था। मामा अपने शहर अपने भांजे को ले जाने के लिए ट्रेन में सवार होते हैं। ट्रेन में वो देखता है कि अनेक तरह के लोग वहां बैठे हुए हैं। मामा उसको बताता है कि किस तरह से ये ट्रेन तेज रफ्तार से चल रही है और हमें बहुत ही कम समय में अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचा देगी। तो उसने जैसा कक्षा में पढ़ा था कि मानव शुरुआती समय में यातायात के तीव्र साधन नहीं रखता था, वो एक ही जगह पर स्थायी रूप से निवास करता था। तो अब उसके दिमाग में ये बात आई कि जब प्राचीन काल में यातायात के इतने तीव्रगामी साधन नहीं थे, तो क्या उस समय लोग यात्राएं नहीं करते थे? क्या उस समय लोग एक ही जगह पर स्थायी रूप से निवास करते थे? क्या वो अपने आजीविका चलाने के लिए, अपने रोजगार चलाने के लिए दूसरे स्थानों पर नहीं जाते थे? इन सभी बातों के विचार उसके दिमाग में आ रहे थे। इन सभी बातों ये सभी बातें प्रश्नों के रूप में उसके दिमाग में आ रही थी और इन सभी बातों का उत्तर, तुषार के उन प्रश्नों का उत्तर हम इस अध्याय में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, क्वेश्चन आता है कि प्राचीन काल में जब यात्रा करने के लिए या आधुनिक तीव्र साधन नहीं थे यातायात के, तो लोग उस समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस तरह यात्रा करते थे? जो उस समय रेलगाड़ियां नहीं थी, बसें नहीं थे, हवाई जहाज नहीं थी, कार नहीं थे, तो उस समय लोग यात्रा किस तरह से करते थे, लंबी दूरियां किस तरह से तय करते थे। इसी के साथ में दूसरा क्वेश्चन भी हमारे सामने आता है कि शुरुआती समय में मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। ये प्रश्न, शायद इस प्रश्न का उत्तर आपको प्रथम अध्याय में मैं बतला चुका हूं कि प्रारंभिक समय में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा क्यों करते थे। इसका जवाब मैंने आपको दे दिया। मेरे उस वीडियो को पुनः देखें और इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करें। लेकिन अब हम पहले प्रश्न पे आते हैं, जिनमें हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि प्राचीन काल में लोग किन माध्यमों से यात्रा करते थे। तो अब इसके लिए अब हम आते हैं हमारे मुख्य टॉपिक पर, आखेटक खाद्य संग्रह।
आखेटक का मतलब होता है जानवरों का शिकार करने वाला। खाद्य यानी खाए जाने वाले पदार्थों का, संग्राहक यानी संग्रहण करने वाला। अर्थात वो मानव जो आज से हजारों लाखों साल पहले इस दुनिया में निवास करता था और जो जानवरों का शिकार करके उनको खाता था और अपना पेट भरता था, उसके बारे में यहाँ आपको जानकारी दी गई है। तो जैसे यहाँ बताया गया है, लगभग 20 लाख साल पहले वे लोग जो शिकार के द्वारा भोजन का संग्रह करते थे, अर्थात भोजन को इकट्ठा करते थे, खुद और दूसरे लोग मिलजुल करके खाते थे, ऐसे लोगों को आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता था। अब क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है कि ये किन कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे। तो जैसा कि हमने पहले भी जाना है, पहला रीजन है भोजन की तलाश करने के लिए। एक जगह पर जब वो लोग रहते थे तो वहां की सारी जानवरों को, फल संपदाओं को, जंगल के उत्पादों को खा के समाप्त कर देते थे। तो फिर भोजन की तलाश के लिए दूसरे अपने नए नए जगहों पर जाकर के अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए, अर्थात मुख्य रूप से भोजन की तलाश के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे। दूसरा, जानवरों को शिकार करने के लिए। जानवर, क्योंकि उस समय मानव बल्कि केवल मुख्य रूप से जानवरों के शिकार पर ही निर्भर करता था। एक स्थान पर जानवरों की संख्या कम हो जाने के कारण वह दूसरे स्थान पर जाता, वहां जानवरों का शिकार करता और अपना भोजन प्राप्त करता। तीसरा, उपयुक्त मौसम के अनुसार फल, फूल एवं पेड़ पौधों की तलाश में। हम सभी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हर तरह की वनस्पति एक पर्टिकुलर जगह पर, एक विशेष स्थान पर ही नहीं पाई जाती है। अलग अलग मौसम के अनुसार अलग अलग फूल और फल अलग अलग स्थानों पर लगते हैं। तो उन फूल, फल और अन्य चीजों की तलाश के लिए, उन चीजों को प्राप्त करने के लिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करता था। और अंतिम कारण है पानी की तलाश के लिए। किसी एक निश्चित स्थान पर, किसी एक मौसम में पानी की समाप्ति हो जाने पर अपनी प्यास को शांत करने के लिए, अर्थात पानी को खोजने के लिए वह दूसरे स्थानों की यात्रा करता था। तो मुख्य रूप से भोजन की तलाश के लिए, जानवरों का शिकार करने के लिए, उपयुक्त मौसम के अनुसार फल, फूल, पेड़ पौधों की तलाश के लिए और पानी की तलाश के लिए उस समय लोग यात्रा करते थे। अब बात आती है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। वो कौन कौन सी ऐसे पुरातत्वविदों को वस्तुएं मिली है जिनके द्वारा इतिहासकारों ने यह निर्धारित किया कि हाँ, ये हमारे आज से हजारों लाखों साल पूर्व हुए मानव थे और वो लोग इस तरह की चीजों का प्रयोग करते थे। तो उन लोगों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो आइए देखते हैं। पुरातत्वविदों को पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजारों द्वारा जानकारी मिलती है। जैसा कि हमने पहले अध्याय में अध्ययन किया था कि पुरातत्वविद वो व्यक्ति जो कि पुरानी चीजों की खोज करते हैं। ऐसे पुरातत्वविद व्यक्तियों ने पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजारों के द्वारा जानकारी इकट्ठी की और उनसे ये निर्धारित किया कि उस जमाने में मानव इस तरह से रहते थे और वो इस तरह से जानवरों का शिकार करते थे और उनके इस तरह के औजार होते थे। इन सभी औजारों का प्रयोग आखेटक खाद्य संग्राहकों द्वारा फल फूल काटने, हड्डियों एवं मांस को काटने, पेड़ पौधों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। मुख्य रूप से उनके जो औजार होते थे, जो पेड़ पौधों को काटने के लिए, जानवरों की खाल को उतारने के लिए जो औजारों का उपयोग करते थे, वो या तो लकड़ी के बने होते थे या पत्थर के या फिर हड्डियों के बने होते थे। इसके बाद में आगे हम ये जानेंगे, अब एक नई चीज जो यहाँ पर आती है वो आती है पुरास्थल। जैसा कि नाम से पता हो रहा है, पुरा यानी प्राचीन, स्थल यानी स्थान, अर्थात प्राचीन स्थान। लेकिन किस तरह का स्थान, मतलब वह स्थान जहां औजार, बर्तन एवं इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं और जहां पर आखेटक के खाद्य संग्राहक लोग रहते थे, ऐसे स्थानों को पुरास्थल कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए, पुरास्थल मतलब एक ऐसे स्थान जहां पर औजार, बर्तन, इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं और जहां पर जो शिकार करके
उनको संग्रहित करने वाले लोग थे वो रहते थे, ऐसे स्थलों को पुरा स्थल कहे गए। ये स्थल मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले कैटेगरी है पुरा पाषाणिक पुरा स्थल, मतलब पुरा यानी बहुत ही प्राचीन, पाषाणिक यानी पत्थरों का, पुरा स्थल यानी जहां पर ज्यादातर सबसे प्राचीन पत्थरों की चीजें मिली है, पत्थरों के अवशेष मिले, चाहे औजार रूप में हो, चाहे बर्तन रूप में या किसी भी अन्य रूप में हो, वो मिले हैं। ऐसे स्थलों को पूरा पाषाणिक पुरा स्थल कहा गया है। इनके उदाहरण है हुसंगी, कुरनूल की गुफाएं और भीमबेटका। अब हम आगे जानते हैं दूसरा स्थल नवपाषाणिक पुरा स्थल, एक ऐसे स्थल जहां पर इंसान ने अब मानव के औजारों को बदलना, मानव ने पत्थरों के औजारों को बदलना शुरू किया, उनको नुकीला बनाने लगा और उन नुकीले औजारों से अब वो जानवरों का शिकार करने लगा। ऐसे पत्थर के युग को जहां पर नए नुकीले औजार, पत्थर के नए नुकीले औजारों का प्रयोग होने लगा, ऐसे स्थलों को नवपाषाणिक पुरा स्थल कहने लगे। इनके उदाहरण है हल्तू, मेहरगढ़, भुरजोंग, चिरांग, कोल्डी हवा, दाऊजली, हेड। ये नवपाषाणिक पुरा स्थल है। और तीसरी जो कैटेगरी आती है वो है महापाषाणिक पुरा स्थल। इन पुरा स्थलों के मुख्य उदाहरण है ब्रह्मगिरी और आदिचंद लोग। ये आपके 3 तरह के पुरा स्थल बताए गए हैं। पहला पुरा पाषाणिक पुरा स्थल, दूसरा नवपाषाणिक पुरा स्थल और तीसरा महापाषाणिक पुरा स्थल। तो ये 3 कैटेगरीज में पुरा स्थलों को बांटा गया है, जहां पर आखिर खाद्य संग्राहक लोग रहते थे और जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। अब भारत के मानचित्र में हम इन स्थानों को देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप भारत के मानचित्र में देख सकते हैं, यहाँ नीचे संकेतों के द्वारा दिया गया है पुरा पाषाणिक स्थल, नवपाषाणिक स्थल और महापाषाणिक स्थल, साथ में आरंभिक गांव और आधुनिक गांव भी, नगर भी दिए गए हैं। मैं मैप में कुछ महत्वपूर्ण जगहों को आपको इंगित करके बताता हूँ। पहला आप देख सकते हैं सबसे टॉप पर ये बुर्जहोम था, दूसरे नंबर पे ये आपके मेहरगढ़ है, तीसरे स्थान पर भीमबेटका है, चौथे स्थान पर कोल्डी हवा और महागढ़ी है, 5वें स्थान पर आपके इनाम गांव है, इसके बारे में हम आगे अध्याय में अध्ययन करेंगे। 6वें स्थान पर कुरनूल की गुफाएं आपको दी गई है, 7वें स्थान पे हुसंगी आपको दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके मुख्य स्थल, पुरा स्थलों को यहाँ पर बताया गया है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण भारत और भारत के आसपास के देशों में पाए गए पुरा स्थल है। इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शैल चित्रकला के बारे में। शैल चित्रकला, शैल यानी दीवारों पर बनाई गई, चित्रकला यानी चित्रकारी। प्राचीन काल में इंसान मुख्य रूप से गुफाओं में निवास करता था, अपने आप को जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए, मौसम से सुरक्षित रखने के लिए। तो वो वहां पर गुफाओं में बैठा बैठा अपना समय व्यतीत करने के लिए कई बार पत्थरों से, लकड़ियों से, हड्डियों से, जानवरों की हड्डियों से दीवार पर चित्रकारी करता रहता था। पुरातत्वविदों को विश्व के अनेक स्थानों पर ऐसे बहुत सी गुफाएं मिली है जहां पर आरंभिक मानव के द्वारा गुफाओं की दीवार पर चित्रकारी की गई है। ऐसे चित्रकारियों को शैल चित्रकला कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं गुफाओं की दीवारों पर जंगली जानवरों का किया गया चित्रण शैल चित्रकला कहलाती है। इसके उदाहरण है मध्य प्रदेश में और दक्षिणी भारत में, दक्षिणी उत्तरी भारत की गुफाओं में कई जगह पर ऐसे शैल चित्र मिले हैं जहां पर आरंभिक मानव ने गुफाओं के अंदर उनकी दीवारों पर चित्रकारी की है। एक शैल चित्रकला का उदाहरण आपके सामने यहाँ पे मैं प्रस्तुत करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और हमें समझना है कि उस समय लोग आग का प्रयोग करना सीख गए थे। और आग का प्रयोग किस लिए करते थे? जैसा कि मैंने बताया, मानव उस समय गुफाओं में निवास करता था, तो अपने आप को जंगली जानवरों से दूर रखने के लिए, जानवरों को भगाने के लिए, रोशनी करने के लिए, मांस को पकाने के लिए वो आग का प्रयोग करना शुरू कर दिया था।
आरंभिक लोग प्रकाश के लिए, मांस को भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को अपने आप से दूर रखने के लिए आग का प्रयोग करते थे। तो ये आग का आविष्कार मानव इतिहास में एक परिवर्तनकारी घटना है। शुरुआती मानव आग का प्रयोग नहीं जानता था, इसीलिए वह कच्चा मांस ही खाता था मुख्यतः। लेकिन जब उसने आग का आविष्कार किया, आग के आविष्कार से ही मानव के जीवन में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया। अब वह प्रकाश करने के लिए आग को यूज करने लग गया, मांस को भुनाने के लिए आग का यूज करने लग गया और रात के समय जंगली जानवरों को अपनी गुफाओं से दूर रखने के लिए वो आग का प्रयोग करने लग गया था। हमें यह ध्यान रखना है कि मानव इतिहास में आग का आविष्कार और साथ में पहिए का आविष्कार, ये दो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी घटना मानी जाती है, जिन्होंने इतिहास को बहुत ही ज्यादा बदल के रख दिया है। अब इसके आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आग का आविष्कार आग के कुछ उदाहरण। जैसे कि आप देख सकते हैं कुरनूल की गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। तो राख का मिलने का मतलब ये होता है कि वहां मानव के द्वारा आग का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद में आपके सामने यह एक शैल चित्र है जो कि एक गुफा की दीवार पर बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये जानवर का एक चित्र है और इसको गुफा पर बनाया गया है। ये आज से हजारों साल पहले का एक शैल चित्र है जो कि एक गुफा की दीवार पर बनाया गया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अध्याय को और अब हम देखते हैं कि पुरातत्वविदों ने इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया। कालखंड का मतलब काल यानी समय का, खंडन यानी विभाजन करना। अर्थात हमारे अब तक के इतिहास को पुरातत्वविदों ने कितने अलग अलग भागों में बांटा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे पुरातत्वविदों ने हमारे इतिहास को 3 अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया, जिसमें से पहला कालखंड था पुरापाषाण काल। पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर का काल। ये आज से लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर के और आज से लगभग 12,000 साल पहले तक का काल। यह पीरियड इतिहास में सबसे लंबा काल माना जाता है, पुरापाषाण काल। इस पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिनमें से पहला आरंभिक पुरापाषाण काल, मतलब वह शुरुआती काल जिसमें इंसान केवल सिंपल जो पत्थर पड़े होते थे उन पत्थरों का उपयोग करता था, एज इट इज, जैसे उसे नदी से मिले, पहाड़ से मिले, वैसे ही उनका उपयोग करता था। दूसरा मध्य पुरापाषाण काल। इस काल में इंसान ने पत्थरों को थोड़ा परिवर्तित करना शुरू किया। एक पत्थर से तोड़ के दूसरे पत्थर को तोड़ता और उसको पैना करना शुरू किया। और तीसरा काल उत्तर पुरापाषाण काल। इसमें पत्थरों के औजारों को अब बहुत बड़ी मात्रा में परिवर्तित किया गया। अब उनको नुकीला, धारदार भी बनाया जाने लगा। तो यह पहला पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक का काल आपके सामने 3 भागों में विभाजित है। इसके बाद में दूसरा भाग आता है मध्य पाषाण काल। 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का, यानी लगभग 2,000 साल का ये जो कालखंड है, ये मध्य पाषाण काल कहलाता है। और इस काल में इंसान ने पत्थरों को नुकीली, धारदार बनाने के अलावा हड्डियों के और लकड़ियों के जो वो औजार बनाता था, उनके ऊपर मुट्ठे का मतलब उनके ऊपरी भाग को कवर करने के लिए, यानी एक तरह से कहते हैं एक हत्ता लगाना शुरू कर दिया, जिससे वह उन औजारों को आसानी से पकड़ लेता, आसानी से पेड़ों को काट देता और जानवरों को मार देता। जबकि पुरापाषाण काल में हत्थे लगे औजार मानव प्रयोग नहीं करता था। तो इस काल में मानव ने हड्डियों, लकड़ियों के औजारों पर मुट्ठे यानी हत्थे लगाना शुरू कर दिया था। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, हशिया और आरी। तीसरा जो काल विभाजन बताया गया है कालखंड पुरातत्वविदों के, वह है नवपाषाण काल, जो 10,000 साल पहले से माना जाता है। तो ये नवपाषाण काल में मानव ने बहुत ज्यादा उसके
विकास में परिवर्तन हुआ, उसके औजारों में बड़ा बदलाव हुआ, उसके औजार अब ढंग से सुनियोजित सुव्यवस्थित होने लग गए थे और उसके औजार ज्यादा सटीक, ज्यादा पैने, ज्यादा धारदार और ज्यादा खतरनाक हो गए थे। तो यह वो पत्थरों के मिले हुए औजार है, लकड़ियों के और हड्डियों के मिले हुए औजार है, जिनके आधार पर पुरातत्वविदों ने इतिहास का कालखंड किया है। तो ये 3 भागों में बांटा। आगे हम देखते हैं आपके सामने, आज से लगभग 12,000 साल पहले अर्थात मध्य पाषाण काल में अचानक जलवायु में बड़ी तेजी से बदलाव हो गया और उस जलवायु में तेजी से बदलाव होने के कारण बड़ी मात्रा में पानी की आपूर्ति, बर्फ का पिघलना और मौसम का बदलना हो गया था और उसका नतीजा यह निकला, उसका परिणाम यह निकला कि धीरे धीरे घास वाले मैदान बनने लग गए और जब बड़ी मात्रा में घास वाले मैदानों की संख्या बढ़ी तो हम जानते हैं जानवरों को भी वहां बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वो जानवर जो घास पर निर्भर करते हैं साल भर, ऐसे जानवर ऐसे घास के मैदानों में अब रहने लग गए थे। और इसका नतीजा आगे आप देखिएगा कि इसका परिणाम क्या हुआ। जब घास के मैदान बढ़े, जानवरों की संख्या बढ़ी, तो निश्चित रूप से अब इंसान ने भी ऐसी जगहों पर ही बसना शुरू कर दिया जहां पर घास के मैदान थे और जहां जानवरों की बहुत ज्यादा संख्या थी। इसके बाद में आप देख सकते हैं खेती और पशुपालन की कैसे शुरुआत हुई। जब घास के मैदानों की बढ़ोतरी हुई और वहां पर बड़ी संख्या में जानवरों का निवास रहने लगा, तो अब इंसान को एक ही जगह पर उसके शिकार बड़ी मात्रा में मिलने लगे और इसीलिए अब उसने एक ही जगह पर निवास करना शुरू कर दिया और निवास करने के साथ ही अब उसने धीरे धीरे फसलों को उगाना, खेती करना शुरू किया और इस खेती के काल में मानव ने सबसे पहले गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज उगाने शुरू किए और धीरे धीरे फसलों को उगाने की विधि जान करके अब वो किसान बन गया। यानी अब इंसान जानवरों के ऊपर ही पूर्ण रूप से निर्भर नहीं था, अब वह खुद के खाद्यान्न उगाने लग गया था और खुद के खाद्यान्न उगा करके अब वह एक किसान बनता हुआ जा रहा था। तो धीरे धीरे अब आखेटर खाद्य संग्राहक से इंसान किस कृषक रूप में परिवर्तित हो रहा है। इसके बाद में इसके अलावा किसान बनने के साथ ही उसने पौधे उगाने की पद्धति सीखी और जानवरों की देखभाल करने की सीखी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फसल को उगाने में, एक फसल को उगाने में लगभग 3 से 5 महीने का समय लगता है। तो इसीलिए अब एक इंसान निश्चित रूप से अपनी फसल को काटने तक एक ही स्थान पर निवास करने लग गया